12 मार्च 1993 शुक्रवार का ये दिन भी अपनी तेजी के लिए मशहूर भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई के लिए एक आम दिन जैसा ही था। अपने कल से अनजान हर कोई अपने काम में बिजी था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस दिन मुंबई में ऐसी तबाही होगी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। साउथ बॉम्बे की दलाल स्ट्रीट, जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 29 मंजिला इमारत है, वहां हर रोज की तरह सुबह से ही हलचल शुरू हो चुकी थी। बिल्डिंग के ट्रेडिंग रिंग में मौजूद करीब 4000 लोग अपनी किस्मत आजमाने में लगे होते हैं। सबकी निगाहें शेयरों के चढ़ते और गिरते भावों पर टिकी हुई थी। तभी दोपहर के ठीक 1:30 पर बीएसई के बेसमेंट में खड़ी एक गाड़ी में बहुत जोर का धमाका होता है। भले ही धमाका बेसमेंट में हुआ था, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि पूरी इमारत हिल उठी। आसमान धुएं से भर गया और जैसे ही धुआं छटा, चारों तरफ लाशें, खून से लथपथ जख्मी लोग और टूटे हुए कांच और बिल्डिंग के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दिए। एक ही झटके में 84 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 217 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन मौत की दर्दनाक कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो अभी शुरुआत थी। मुंबई में इस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में हुए धमाके के ठीक 47 मिनट बाद आतंक का अगला निशाना मुंबई का बिजिएस्ट और हाईली पॉपुलेटेड कत्था बाजार बनता है। यहाँ खड़े एक स्कूटर में जोरदार धमाका होता है, जिसकी चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। इसके बाद दोपहर के 2:30 बजे तीसरा धमाका शिवसेना भवन के करीब लकी पेट्रोल पंप पर होता है, जिसमें 4 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं और दर्जनों लोग जख्मी हो जाते हैं। यूं तो निशाने पर शिवसेना भवन था, लेकिन इस धमाके से शिवसेना भवन बाल बाल बच गया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, महज 3 मिनट बाद एयर इंडिया बिल्डिंग के सामने खड़ी एक कार में जबरदस्त विस्फोट होता है, जो कि दिन का चौथा धमाका था। इस हमले में 20 लोगों की जान चली जाती है और करीब 85 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मुंबई के लोगों को छलनी करने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। शहर पर एकदम से दहशत का पहाड़ टूट पड़ा था। लोग बुरी तरह से डरे हुए थे, प्रशासन चिंतित था और सबके मन में यही सवाल थे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और धमाकों का ये सिलसिला कब थमेगा। जब तक कोई कुछ जान पाता, तब तक दोपहर के 2:45 पर माहिम की फिशरमैन कॉलोनी और वर्ली के सेंचुरी बाजार में एक साथ धमाका हो जाता है। इन दोनों धमाकों ने अब तक की तबाही को और भी भयानक बना दिया था। माहिम की सड़कें खून से लाल हो गई थी। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। वर्ली के सेंचुरी बाजार में हुआ धमाका अब तक के सभी 6 धमाकों में सबसे बड़ा था। सेंचुरी बाजार में पासपोर्ट ऑफिस के पास से यात्रियों से खचाखच भरी बस गुजर रही थी। रास्ते में एक लावारिस जीप खड़ी थी। जैसे ही ये बस उस जीप के पास पहुंची, जीप में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की चपेट में बस भी आ गई। धमाका होते ही बस गेंद की तरह हवा में उछल गई, सड़क पर गड्ढे हो गए और इसमें सवार सभी के सभी लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। धमाका इतने जोर का था कि मारे गए लोगों के चेहरे भी पहचान में नहीं आ रहे थे। यहाँ हुए धमाके में 113 मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और आसपास मौजूद करीब 227 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। केवल 1 से 1.5 घंटे में हुए 6 धमाकों से मुंबई में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें हर दिशा में गूंज रही थी। जहाँ जहाँ धमाके हुए थे, वहाँ लाशों, दर्द से करहाते लोग और टूटे हुए मलबों के अलावा कुछ भी नहीं था। जिस हिसाब से एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे थे और जिस तादाद में लोग मर रहे थे, ये सब देख के मुंबई पुलिस काफी परेशान थी। पुलिस जब तक किसी धमाके वाली जगह तक पहुंचती, तब तक किसी दूसरी जगह धमाका हो जाता। एक ही टाइम पर अलग अलग जगहों पर हो रहे धमाकों की वजह से पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये धमाके कोई सामने से नहीं कर रहा था, जो पुलिस सीधे तौर पर उससे निपट पाती। एक ही घंटे में आतंक का माहौल पूरे बॉम्बे में पसर चुका था। ऐसा लग रहा था कि शहर की धड़कनों को जैसे किसी ने थाम लिया है। बॉम्बे अपनी रफ्तार खो चुका था और जो लोग घंटे भर पहले तक काम में डूबे हुए थे, वो अब अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। धमाकों के सिलसिलों में 7वां बम विस्फोट दोपहर के 3:05 पर जावेरी बाजार में होता है। हीरे और जवाहरात से चमकने वाला ये बाजार अचानक काले धुएं और मलबे से ढक गया। जहां कुछ देर पहले लोग अपनी रोजमर्रा की खरीदारी कर रहे थे, वहां अब सिर्फ चीखें,
टूटे कांच और बिखरी हुई दुकानें रह गई थी। इस धमाके में 17 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि करीब 60 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोग अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि ठीक 5 मिनट बाद एक और भयानक धमाके ने शहर को हिला कर रख दिया। इस बार धमाका बांद्रा के होटल सी रॉक में एक्सप्लोजिव से भरे एक सूटकेस के ब्लास्ट होने की वजह से हुआ था। इस धमाके से होटल की खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर हो गए। यहाँ किस्मत से किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन होटल में मौजूद लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। कोई फर्श पर पड़ा था तो कोई एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। हर कोई सिर्फ इस इंतजार में था कि ये काला दिन कब खत्म होगा। मुंबई जो कभी रुकती नहीं थी, वो अब पूरी तरह थम चुकी थी। इन धमाकों ने सपनों के इस शहर को लहूलुहान करके रख दिया था। इसके कुछ मिनट बाद प्लाजा सिनेमा की पार्किंग में दिन का 9वां, जुहू के होटल सेंटोर में 10वां, शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर 11वां और एयरपोर्ट के सेंटूर होटल के पास 12वां धमाका होता है। दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ धमाकों का सिलसिला आखिरकार दोपहर के 3:40 पर थम पाता है। 2 घंटे 10 मिनट के भीतर इन 12 धमाकों की वजह से कुल 257 लोग मारे जाते हैं, जबकि 713 लोग बुरी तरह से घायल होते हैं। अब धमाकों का सिलसिला तो थम गया था, लेकिन पुलिस को कई सवाल खाए जा रहे थे कि आखिर इन सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन था, धमाके किसने और क्यों करवाए थे, सैकड़ों मासूम लोगों की जान लेने के पीछे आखिर वजह क्या थी, और आखिर एक ही समय पर 12 धमाकों की इतनी बड़ी साजिश कब और कैसे रची गई। 1993 12 blasts took place in Mumbai. इन सीरियल धमाकों में 257 लोग मौत की नींद सो गए। Now, the fate of Bollywood star Sanjay Dutt, who is facing a 6-year jail term for possessing illegal arms. उसने दाऊद इब्राहिम के गिरोह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से लेकर अपने परिवार तक का इस्तेमाल किया। कितनों के सुहाग छिन गए, कितने अनाथ हो गए, कितनों की कलाइयां सूनी हो गई। धमाकों के थम जाने के बाद इसकी जांच के लिए सरकार के आदेश पर बॉम्बे को 4 रीजन और 10 जोन में डिवाइड किया गया और हर रीजन के कमान DIG रैंक के ऑफिसर को सौंपी गई। मुंबई पुलिस की तरफ से DCP राकेश मारिया, अरूप पटनायक और कमिश्नर AS सामरा सबसे अहम भूमिका में थे। शाम तक धमाकों वाली जगहों की पुलिस तफ्तीश करती रही। 1-2 जगह को छोड़कर धमाका करने के लिए स्कूटर या कार का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए पुलिस ने लोगों से अपील की कि कोई भी लावारिस वाहन दिखने पर उसकी खबर फौरन मुंबई पुलिस तक पहुंचाई जाए। इसके बाद 14 मार्च को पुलिस को दादर इलाके से एक लावारिस स्कूटर की खबर मिलती है। जब एंटी बॉम्ब स्क्वाड की टीम स्कूटर की जांच करती है तो स्कूटर की डिक्की में से उन्हें 12 किलो RDX मिलता है। इसका इस्तेमाल 12 मार्च को ही धमाके के लिए किया जाना था, लेकिन किस्मत से इसमें किसी वजह से धमाका नहीं हो पाया था। हालांकि ये स्कूटर बिना नंबर प्लेट के था, इसलिए स्कूटर के मालिक का पता नहीं चल सका। कुछ घंटे बाद पुलिस को वर्ली इलाके में एक लावारिस मारुति वैन के होने की खबर मिलती है। इस गाड़ी की जांच की गई तो इसमें भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड और AK-56 राइफल मिलते हैं। पुलिस इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करवाती है तो पता चलता है कि ये गाड़ी माहिम इलाके की अल हुसैनी बिल्डिंग में रहने वाली रुबीना मेमन के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके बाद पुलिस सीधे अल हुसैनी बिल्डिंग जा पहुंचती है, लेकिन वहां रुबीना मेमन के घर पर ताला लगा हुआ था। ये घर रुबीना मेमन के ब्रदर इन लॉ इब्राहिम मुस्ताक अब्दुल रजाक मेमन का था, जो टाइगर मेमन के नाम से एक मशहूर स्मगलर था और पूरे परिवार के साथ इसी बिल्डिंग में रहा करता था। हमले के बाद पूरे मेमन परिवार का घर से गायब होने और उनकी कार से हथियार मिलने की वजह से पुलिस का शक मेमन परिवार पर गहरा जाता है। इसके बाद पुलिस अपनी जांच के लिए उस घर का दरवाजा तोड़ देती है और यहाँ मौजूद सब चीजों की बारीकी से जांच करने लगती है। इस जांच में मेमन के घर से पुलिस को कुछ चाबियां हाथ लगती है, जिसमें एक चाबी एक स्कूटर की भी होती है। पुलिस को शक था कि अगर इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन का हाथ था तो जरूर ये चाबी दादर में मिले लावारिस स्कूटर की हो सकती है। जैसे ही चाबी को स्कूटर में लगाया जाता है तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। वो चाबी उसी स्कूटर की थी। अब साफ था कि बॉम्ब ब्लास्ट में टाइगर मेमन और उसके परिवार का हाथ था। मुंबई पुलिस को मेमन फैमिली के घर पर रेड में एक कार्टन भी बरामद हुआ, जिस पर वाह नोबल इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। ये एक पाकिस्तानी फर्म थी जो एक्सप्लोजिव्स बनाती थी। पुलिस ने जब कड़ियों को जोड़ा तो साफ हो गया
कि इस पूरी साजिश में पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट था और धमाकों के लिए एक्सप्लोजिव्स पाकिस्तान से ही आया था। अब मुंबई पुलिस को धीरे धीरे पता चल रहा था कि इतने बड़े हमलों की साजिश को कितने बड़े लेवल पर प्लान किया गया था। लेकिन आगे अभी पुलिस को इस बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े ऐसे ऐसे राज पता चलने वाले थे जो सबको हिला कर रख देने वाले थे। पुलिस आगे की जांच के लिए टाइगर मेमन और उसके परिवार से जुड़े लोगों की तलाश में जुट जाती है। इस क्रम में 14 मार्च को पुलिस के हाथ टाइगर मेमन का मैनेजर असगर मुकद्दम लगता है, जो इस बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग के बारे में काफी कुछ जानता था। यहाँ तक कि प्लाजा थिएटर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो उसने खुद अपने एक साथी शहनवाज कुरैशी के साथ प्लान किया था। जब पुलिस ने उससे बहुत सख्ती से पूछताछ की तो वो पूरी साजिश का खुलासा कर देता है। उसने टाइगर मेमन से लेकर जावेद चिकना तक सबके नाम खोल कर रख दिए। उसने ये भी बताया कि 12 मार्च की उस दोपहर सी रॉक, जुहू सेंटोर और एयरपोर्ट सेंटोर में बॉम्ब्स रखने वो खुद अपने कजिन शोएब गंजर, परवेज शेख, अनवर थेबा और मुश्ताक तरानी के साथ गया था। इसी बीच पुलिस के हाथ टाइगर मेमन का एक और करीबी बादशाह खान लगता है, जिसका असली नाम जान खान उस्मान खान होता है। उसने मुंबई पुलिस को बताया कि वो शुरू से ही इस हमले की कोर टीम में था। उसे पाकिस्तान भेजा गया था, जहां उसने एक्सप्लोजिव्स को हैंडल करने और बॉम्ब मेकिंग की ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान से लौटने के बाद टाइगर मेमन ने बिग स्प्लैश होटल में दिसंबर 1992 के अंत में एक मीटिंग रखी थी, जहां पहली बार इस हमले की साजिश तैयार की गई। बादशाह खान ने पुलिस को यह भी बताया कि सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए 12 से ज्यादा जगहों पर सर्वे किया गया था। उसने खुद कम से कम 6 बार अलग अलग रेकी की थी। बॉम्ब्स को अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन के घर पर असेंबल किया गया था। हमले के दिन उसे ग्रेनेड अटैक करने की जिम्मेदारी दी गई थी और उसके चार्ज में वही मारुति वैन थी जो मुंबई पुलिस के हाथ लगी थी, जिसमें राइफल्स और ग्रेनेड्स भरे हुए थे। उसने बताया कि जब काम को अंजाम देने की बारी आई तो वो घबरा गया था और एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी को वही छोड़कर भाग गया था। अब तक केस से जुड़ी काफी जानकारी पुलिस के हाथ लग चुकी थी। जहां पुलिस की एक टीम इस केस से जुड़े लोगों को इंटरोगेट कर रही थी, तो वही पुलिस की दूसरी टीम मिल रही लीड्स को फॉलो करते हुए जगह जगह छानबीन कर रही होती है। 30 मार्च को पुलिस के हाथ जावेरी बाजार के पास शेख मेमन स्ट्रीट पर कुछ बड़े सूटकेस हाथ लगते हैं, जिनमें 12 AK-56 राइफल्स, 195 हैंड ग्रेनेड्स और बहुत सारी 5mm पिस्टल्स होती हैं। इसके 3 दिन बाद पुलिस को मुंब्रा इलाके में एक घर से RDX से भरे हुए कई बैग्स मिलते हैं, जिनका कुल वजन 1500 किलो था। एक्सप्लोजिव मिलने का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। इसके बाद पुलिस नगला बंदर से भी RDX से भरी बोरी बरामद करती है, जिनका कुल वजन करीब 2000 किलो होता है। इतना ज्यादा RDX देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। इससे पहले देश में कभी इतनी मात्रा में RDX नहीं बरामद हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि एक्सप्लोजिव्स अगर ब्लास्ट हो जाते तो इनका परिणाम उन धमाकों से भी घातक होता जो 12 मार्च को हुए थे। अब तक की जांच में पुलिस ने इस केस से जुड़े कई लोगों को अरेस्ट कर लिया था, जिनसे पूछताछ में साफ साफ पता चल रहा था कि इन धमाकों की साजिश में पाकिस्तान और ISI का बहुत बड़ा रोल था। ये सब RDX पाकिस्तान से ही आए थे, लेकिन पुलिस के सामने सवाल ये था कि पाकिस्तान से मुंबई में आखिर इतनी बड़ी मात्रा में RDX कैसे पहुंचा। पुलिस इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए कस्टम के कई ऑफिसर्स को इंटेरोगेट करने लगती है। इसी दौरान पुलिस इब्राहिम आलियास बाबा मूसा चौहान को भी अरेस्ट करती है। बाबा चौहान ने हथियारों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया था। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि इस साजिश में न केवल टाइगर मेमन और पाकिस्तान की ISI का इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम और उसका करीबी अबू सलीम भी इस सीरियल ब्लास्ट के मुख्य जिम्मेदारों में से हैं। वो 2 फिल्म प्रोड्यूसर्स समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला का भी नाम पुलिस को बताता है। जब पुलिस समीर और हनीफ से पूछताछ करती है तो वो पुलिस को ताना देते हुए कहते हैं कि आप बड़े लोगों को नहीं पकड़ते क्या। पुलिस जब उनसे पूछती है कि वो किसकी बात कर रहे हैं तो वो एक नाम लेते हैं, संजू बाबा। पुलिस समझ गई थी कि बात किसकी हो रही है, लेकिन फिर भी पुलिस कंफर्म करने के लिए पूछती है कौन संजू। वो दोनों फिर साफ साफ शब्दों में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का नाम बता देते हैं। जब ये खबर बाहर आती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। उस समय संजय दत्त मॉरिशस में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और इस जांच की खबर उन तक भी पहुंच गई थी। उन्होंने और उनके पिता सुनील दत्त ने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वो हर तरह से पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे ही 19 अप्रैल को वो इंडिया वापस लौटे, उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से पुलिस ने
हिरासत में ले लिया। डीसीपी राकेश मारिया ने खुद संजय दत्त से पूछताछ की। संजय दत्त ने शुरू में केवल यही कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। राकेश मारिया उनके जवाब से गुस्से से भर उठे। राकेश मारिया को इस केस की जांच करते हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका था और अब उनके सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने गुस्से में एक बहुत तेज चाटा संजय दत्त के गाल पर चढ़ दिया। संजय दत्त जो पहले से ही काफी डरे हुए थे वो अब रोने लगे। इसके बाद उन्होंने राकेश मारिया को सब बता दिया। फिल्म प्रोड्यूसर्स समीर हिंगोरा और हनीफ काड़ावाला ने उनके बारे में जो जानकारी दी थी उन्होंने वो सब कबूल कर लिया। संजय दत्त को हमले से कई दिन पहले अनीस इब्राहिम के कहने पर बहुत सारी राइफल्स, ग्रेनेड्स और पिस्टल्स भेजी गई थी, लेकिन बहुत सारे वेपन्स देखकर वो घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने केवल कुछ ही वेपन्स अपने पास रखे और बाकी सब लौटा दिए थे। संजय दत्त से जब पूछा गया कि वो हथियार अब कहाँ है तो उन्होंने बताया कि उन्होंने घबराकर बाद में उन वेपन्स को अपने कुछ करीबी दोस्तों से कहकर डिस्ट्रॉय करवा दिया था। इस तरह मुंबई पुलिस की इस जांच में सारे रहस्यों से पर्दा हट चुका था। इस अटैक के मास्टरमाइंड के रूप में उनके सामने टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का नाम था। जहां पुलिस की जांच चल रही थी उसी दौरान मुंबई में पॉलिटिकल ड्रामा भी चल रहा था। दरअसल 12 मार्च 1993 को मुंबई में जिन 12 जगहों पर बम धमाके हुए थे वो सब हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे। ऐसे में उस समय के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शरद पवार को डर था कि कहीं इस वजह से कम्युनल दंगे ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की कि ब्लास्ट 12 नहीं बल्कि 13 जगहों पर हुए हैं। उन्होंने इस 13वें ब्लास्ट में एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके का नाम जोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने इन धमाकों के लिए LTTE को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच ने सारे खुलासे कर दिए थे। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि क्यों 12 के 12 धमाके हिंदुओं के इलाके में ही हुए थे और कैसे टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और ISI इन सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के लिए एक हुए और कैसे इसकी पूरी प्लानिंग की गई। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया तो इससे मुस्लिम कम्युनिटी को काफी बुरा लगा। काफी मुस्लिम लोग गुस्से से भर गए और इसके बाद देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे। दंगे की आग ने बॉम्बे को भी अपनी चपेट में ले लिया था और दिसंबर 1992 से जनवरी 1993 के दौरान शहर की गलियां खून से रंग गई। लोगों के मकान जला दिए गए और दुकानें लूट ली गई। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच गहरी दरार पड़ चुकी थी और इन दंगों में दोनों तरफ से सैकड़ों लोग मारे गए। एक दंगे के दौरान दंगाइयों ने टाइगर मेमन की तिजारत इंटरनेशनल कंपनी का ऑफिस भी आग के हवाले कर दिया। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के गिरने से टाइगर मेमन का खून वैसे ही खौला हुआ था। अपने ऑफिस को आग में जलता देख उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने तभी ठान लिया कि वो इसका बदला पूरी मुंबई को आग और धमाकों के हवाले करके लेगा। उसने इसको लेकर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से कांटेक्ट किया जो तब तक भारत छोड़कर दुबई शिफ्ट हो चुका था और एक पावरफुल अंडरवर्ल्ड फिगर बन चुका था। दाऊद भी बाबरी मस्जिद के गिराए जाने और उसके बाद हुए दंगों में मारे गए मुसलमानों का बदला लेना चाहता था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भारत की पूरी सिचुएशन को एक मौके की तरह देख रही थी। उस समय ISI का चीफ जावेद नासिर था जो तबलीगी जमात नाम की इस्लामिक मिशनरी आउटफिट से भी जुड़ा हुआ था। उसे इंडिया को नुकसान पहुंचाने का ये सबसे अच्छा मौका लगा। इसके बाद मुलाकातों के दौर शुरू हुए। टाइगर मेमन दुबई में तौफीक जलियांवाला, दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम, मुस्तफा दोसा, ISI से जुड़े लोगों और कुछ अरब रईसों से मिला। यहाँ सबने मिलकर मुंबई को दहलाने की प्लानिंग बनाई। चूंकि मुंबई की स्मगलिंग रैकेट पर टाइगर मेमन की मजबूत पकड़ थी, इसलिए पाकिस्तान से हथियारों को मुंबई तक पहुंचाने का जिम्मा उसी को दिया गया, जबकि फंड्स और वेपन्स के अरेंजमेंट की जिम्मेदारी कराची बेस्ड ड्रग ट्रैफिकर तौफीक जलियांवाला को सौंपी गई। इसके बाद धमाके कहां करने हैं ये प्लान बनने लगा। दाऊद इब्राहिम और ISI भारत में एक ऐसा हमला करना चाहते थे जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे, इसलिए एक ही दिन एक ही समय पर मुंबई में धमाके करने का प्लान बना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा सके और चारों तरफ केओस की स्थिति बन जाए। इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए पैसे का बड़े पैमाने पर लेन देन किया जाना था, इसलिए इसके लिए टाइगर ने अपने भाई याकूब मेमन को भी इस साजिश का हिस्सा बना लिया जो प्रोफेशन से एक CA था। उसके परिवार के नाम पर बांद्रा के HSBC बैंक में 4 NRI बैंक अकाउंट्स थे जिसका एक्सेस याकूब के पास था। इसके अलावा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बैंक में मेमन की कंपनी तिजारत इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट भी थे जिनमें उसके बाद काफी पैसों की लेन देन की गई। इसके बाद ISI ने जनवरी 1993 में पाकिस्तान से RDX, राइफल्स और ग्रेनेड को भारत पहुंचाना शुरू किया। इस क्रम में पहला कंसाइनमेंट गुजरात पहुंचता है जिसे मुंबई तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अंडरवर्ल्ड से ही जुड़े अबू सलीम को दी जाती है। इसके बाद हथियारों के अगले 2 कंसाइनमेंट 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच
भारत पहुंचाए जाते हैं। कंसाइनमेंट्स महाराष्ट्र के रायगढ़ शेखाड़ी कोस्ट पर उतारे जाते हैं, जिन्हें रायगढ़ से मुंबई तक लाने के लिए इस बार टाइगर मेमन खुद जाता है। स्मगलिंग के धंधे के कारण उसकी पहले ही यहाँ के कस्टम अधिकारियों से जान पहचान थी, इसलिए वो उन्हें और रिश्वत देकर आसानी से सभी आर्म्स, अम्यूनेशंस, डेटोनेटर्स, हैंड ग्रेनेड्स और आरडीएक्स को गाड़ियों में भरकर मुंबई तक ले आता है। इसके बाद वो इन हथियारों को अलग अलग जगहों पर छुपा देता है। भारी मात्रा में हथियारों को भारत लाने के बाद टाइगर मेमन इस हमले को अंजाम देने के लिए अपने 19 भरोसेमंद लोगों की एक टीम बनाता है और उन्हें 3 हिस्सों में फरवरी 1993 में ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजता है। सभी लोगों को पहले दुबई पहुंचाया जाता है, फिर वहां से सभी पाकिस्तान के कराची पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें करीब 12 दिनों तक हथियार चलाने, गाड़ियों में विस्फोटक लगाने और ग्रेनेड फेंकने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद सभी लोग 4 मार्च को वापस मुंबई आ जाते हैं। अब टाइगर मेमन कई दिन तक इन लोगों को हमला करने के लिए सही जगहों की तलाश करने को कहता है। कई दिन तक फेमस जगहों की रेकी की जाती है और हमला करने के लिए उन जगहों की लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वाक्य होता है जिससे टाइगर मेमन का प्लान पूरी तरह से चौपट हो सकता था। टाइगर मेमन का एक आदमी गुल मोहम्मद अलियास गुल्लू पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटने के बाद से ही डरा हुआ था। उसका इतने दिनों में मन बदल चुका था। उसे चिंता थी कि वो अगर बम धमाके करता है तो उसकी वजह से उसके परिवार को भी काफी कुछ सहना पड़ेगा। कुछ महीने पहले मुंबई में जो दंगे हुए थे उसमें भी उसका नाम था, जिस वजह से वो पहले से ही पुलिस के निशाने पर था। इसलिए वो डरकर 9 मार्च को मुंबई पुलिस के सामने खुद सरेंडर कर देता है। वो खुद से ही पुलिस के सामने टाइगर मेमन के प्लान के सारे कच्चे चिट्ठे खोल कर रख देता है। उसने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने से लेकर मुंबई में धमाके कहां होने वाले हैं ये तक पुलिस को बता दिया। लेकिन मुंबई पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। पुलिस को लगता है वो ऐसे ही बातें बना रहा है, इसलिए पुलिस इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेती है। इधर जब गुल मोहम्मद के अरेस्ट होने की खबर टाइगर मेमन को पता चली तो वो काफी परेशान हो गया। पहले वो इस हमले को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर अप्रैल 1993 में करने वाला था, क्योंकि इस दिन हिंदू इलाकों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती, जिस वजह से ज्यादा जाने जाती। लेकिन जयंती में पूरे 1 महीने का समय था और ऐसे में उसे डर था कि अगर उसने धमाके करने में 1 महीने का इंतजार किया तो पुलिस उस तक पहुंच सकती है। गुल मोहम्मद की गिरफ्तारी से घबराया टाइगर मेमन जल्द ही अपने पूरे परिवार को दुबई भेज देता है। इसके बाद वो अपने घर में अपने सहयोगियों की एक मीटिंग बुलाता है, जहां मुंबई को दहलाने के लिए 12 मार्च की तारीख तय होती है। अब उन्हें सारी तैयारी जल्दी से जल्दी करनी थी, क्योंकि उनके पास केवल 1 दिन का समय था। उसके सभी साथी छुपा कर रखे आरडीएक्स, ग्रेनेड और राइफल को कलेक्ट करके टाइगर मेमन के घर की गैराज में पहुंचाते हैं। फिर वेपन और एक्सप्लोजिव को स्कूटर, वैन और सूटकेस में फिक्स किया जाता है। 12 मार्च की सुबह सभी गाड़ियों को अलग अलग जगह पार्क कर दिया जाता है। इसके बाद 12 मार्च 1993 की दोपहर अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट होने लगते हैं। महज 2 घंटे 10 मिनट में मुंबई 12 जोरदार धमाकों से दहल उठता है। पुलिस का गुल मोहम्मद की बातों पर विश्वास न करना मुंबई के लोगों को बहुत भारी पड़ता है और इस हमले में 257 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का प्लान केवल यही तक सीमित नहीं था। आईएसआई ने सिर्फ टारगेट लिस्ट बनाने, एक्सप्लोजिव्स, फाइनेंसेस और ट्रेनिंग देने तक ही मदद नहीं की थी, बल्कि इससे भी खतरनाक फेज 2 को अंजाम देने की तैयारी थी। इस फेज के तहत सभी गैंगस्टर्स को बम धमाकों के बाद राइफल्स और हैंड ग्रेनेड लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, मंत्रालय, शिवसेना भवन और बीएमसी बिल्डिंग जैसी जगहों में घुसकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बड़े बड़े नेताओं को मारना था। आईएसआई ने दाऊद की डी कंपनी के स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए भारी मात्रा में राइफल्स, 40,000 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन एंड 450 हैंड ग्रेनेड्स भारत पहुंचाए थे। लेकिन ये फेज तब फेल हो गया जब वेपन्स ट्रेनिंग ले चुके टाइगर मेमन के गुंडे बम धमाकों के बाद घबरा गए और पकड़े जाने के डर से उनमें से कई शहर छोड़कर भाग गए। मुंबई पुलिस ने जी तोड़ मेहनत के बाद इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगा लिया था। इसलिए 4 नवंबर 1993 को मुंबई पुलिस ने 10,000 पेजेस की प्राइमरी चार्जशीट फाइल की, जिसमें 189 लोग अक्यूज थे। 15 दिन बाद इस हमले की और अच्छे से जांच के लिए इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। करीब 1.5 साल की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद अप्रैल 1995 में टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट टाडा कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए 26 अक्यूज को निर्दोष मानते हुए
इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। इस दौरान 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके थे। टाइगर मेमन के छोटे भाई याकूब मेमन को भी 1994 में पुलिस ने काठमांडू एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया था, जो हमले के वक्त दुबई और फिर पाकिस्तान में छिपकर बैठा हुआ था। इसके बाद अबू सलेम को भी पकड़ लिया गया, जो पुर्तगाल की जेल में बंद था। पुर्तगाल की सरकार ने उसे 2005 में इस कंडीशन पर इंडिया को सौंपा था कि उसे कभी फांसी की सजा ना दी जाए। इस तरह इस अटैक के जिम्मेदार कई लोग तो पकड़ लिए गए थे, लेकिन इस हमले के सबसे बड़े दोषी टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम बहुत कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लग सके। जहां टाइगर मेमन ने खुद को विदेश के किसी कोने में छिपा लिया, तो वहीं दाऊद इब्राहिम अपने साथियों के साथ मुंबई अटैक के तुरंत बाद दुबई से पाकिस्तान भाग आया और पाकिस्तान ने उसे भारत से बचाने में भरपूर मदद की। इसके बाद कोर्ट में कई सालों तक इस केस का ट्रायल चलता रहा और सितंबर 2006 में टाडा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। टाडा कोर्ट जज प्रमोद कोडे ने 100 आरोपियों को दोषी ठहराया। इन 100 दोषियों में से 99 को सजा सुनाई गई, जबकि एक आरोपी को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट (POA) के तहत रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने 11 लोगों को डेथ पेनल्टी दी थी, जिसमें याकूब मेमन का भी नाम था। कोर्ट ने उसे इस हमले के मेन कॉन्स्पिरेटर में से एक माना था। याकूब मेमन समेत 11 के 11 लोगों ने टाडा के डेथ पेनल्टी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन का डेथ सेंटेंस बरकरार रखा, जबकि बाकी के 10 की डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। इस तरह याकूब मेमन को फांसी होनी थी, जबकि टोटल 20 लोगों को उम्र कैद की सजा मिलनी थी। बाकी मुजरिमों को 2 साल की जेल से लेकर 14 साल की कैद की सजा दी गई। संजय दत्त को भी अपने घर में इलीगल वेपन्स रखने के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई गई। संजय दत्त का जो केरसी आडाजीनिया नाम का दोस्त था, जिसने उनके वेपन्स को उनके कहने पर डिस्ट्रॉय किया था, उन्हें भी 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि इसे बाद में 1 साल कर दिया गया। कोर्ट ने कस्टम ऑफिसर्स RK सिंह, जयवंत गौरव, मोहम्मद सुल्तान सैयद और सुधान्वा तलवेदकर को भी सजा सुनाई। साथ ही मुंबई पुलिस के विजय पाटिल, अशोक नारायण मुनेश्वर, PM महादिक, रमेश माली और SY पालिशकर को भी इस मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। इन सब पर एक्सप्लोजिव को भारत तक लाने और इसे महीने तक छिपा कर रखने में गैंगस्टर्स की मदद करने का आरोप था। याकूब मेमन ने अपनी फांसी रुकवाने की काफी कोशिश की। उसने प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के पास भी अपनी जान बख्शने की गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका और प्रणब मुखर्जी ने याकूब की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। भारतीय लोग इस फैसले से काफी खुश थे, लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो याकूब को फांसी पर लटकते हुए नहीं देखना चाहते थे। इनमें से एक नाम बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का नाम भी था, जिन्होंने ट्विटर पर याकूब की फांसी को गलत करार दिया। इसके बाद अलग अलग फील्ड के 40 पॉपुलर लोगों ने प्रेसिडेंट के पास कॉमन लेटर लिखकर याकूब की फांसी को रोकने की अपील की, लेकिन इस बार भी प्रणब मुखर्जी ने इस पर गौर नहीं किया, जिसके बाद याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को सुबह 6:35 पर नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। संयोग से याकूब मेमन का उस दिन जन्मदिन भी था। उसका जन्मदिन ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। इस तरह याकूब मेमन को जरूर फांसी दी गई, लेकिन इस हमले के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम समेत 27 लोग अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर खुली हवा में सांस ले रहे हैं।